Good morning, students. In the previous lecture, we have studied how to obtain the equation of plane passing through the intersection of two planes. Passing through the intersection of two planes. And what is the intersection of two planes? The intersection of two planes is a line. The line is known as intersection of two planes or intersecting line. ओके इंटरसेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं हम उसको, बराबर। दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है और लाइन में से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट में दिखा था। कैसे निकालते हैं? प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो भी कंडीशन दी हो उससे हम लैम्डा निकालेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू वापस रख देंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हम वैसे निकालेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 11 और उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 17। दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। एक बात याद रखिए, मैंने बताया था कि कैलकुलेशन इजी और स्पीडी चाहिए तो आप कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करके पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एक्स वाई जेड के जो भी कोएफिशिएंट है उनको नॉर्मल ऑफ द प्लेन मान लेते हैं तो n बार हम लिख सकते हैं तो r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d, जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे d के फॉर्म में लिख दो। बहुत ही इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो तो राइट हैंड साइड पे 0 लिखना, ओके। तो वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। तो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम उनको कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन में और कैलकुलेशन करेंगे। उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन में फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगर डायरेक्ट कार्टेशियन में दिया है तो कार्टेशियन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में सभी इक्वेशन देखो कार्टेशियन में दिए हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें वेक्टर फॉर्म में दिए तो हम सबको कन्वर्ट करके कार्टेशियन में लिख के सब कैलकुलेशन कार्टेशियन में ही करेंगे, फिर वापस से उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, through the line of intersection of the planes x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y plus 4z equals to 5, which is perpendicular to the plane x minus y plus z equals to 0। ये जो कंडीशन दी है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कंडीशन लैम्डा निकालने के लिए दी है। दो प्लेन कौन से हैं? जिन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन, मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोला है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन क्या होती है? लाइन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये लाइन उसमें से पास होने वाला एक प्लेन होगा। वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं एक लाइन में से, पर दिया हुआ है कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर भी है तो वो एक ही प्लेन मिलेगा। ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि वो इनफाइनाइट प्लेन में से एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इससे परपेंडिकुलर होगा, ओके। बाकी के प्लेन की जरूरत नहीं है। तो हमको पर्टिकुलर प्लेन लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू लाके फाइंड आउट कर देंगे। तो ये कंडीशन लैम्डा के लिए दी हुई है। बाकी दो इक्वेशन जो भी प्लेन है गिवन प्लेन ये दोनों है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब राइट हैंड साइड पे 0 लाके रख देंगे। चलो तो दोनों कार्टेशियन में दिए हुए। चलो पहला द गिवन प्लेन्स आर पाई 1। फर्स्ट इक्वेशन को मैं पाई 1, फर्स्ट प्लेन को पाई 1 बोल देता हूं। पाई 1 है x plus y plus z minus 1 equals to 0 और सेकेंड प्लेन है पाई 2, उसका इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4z minus 5 equals to 0। दोनों प्लेन है। अब ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए
तो हम उसके लिए फॉर्मूला पता है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0. ओके, द required plane passing through the intersection of the required plane passing through the intersection of two planes, intersection of the given planes is given by हम कैसे राइट डाउन करेंगे, तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0. अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ओके, इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत. फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2. ओके, ये हो गए दोनों प्लेन. अब दोनों प्लेन के इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, तो दोनों प्लेन के इक्वेशन रख लो. क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा इनटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको कहा था कि पॉइंट दिया हो ना यहाँ पे, फिर भी हम वही कैलकुलेशन करेंगे. क्या, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके x y z कॉमन ले लेंगे, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर x y z वाली टर्म कॉमन ले लेंगे. चलो सोचो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0. अब जिसमें से x कॉमन निकलता है, x कॉमन ले लो, y वाली टर्म्स में y कॉमन ले लो. चलो x कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 लैम्डा इनटू x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इनटू y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इनटू z और माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन. तो इस फॉर्म में आप इक्वेशन को लाओ. पॉइंट दिया है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसकी आदत रखूंगा, क्योंकि हर एक में आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या करना है. पॉइंट दिया है तो यार नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर पॉइंट नहीं दिया है और दूसरी कंडीशंस दी है तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, पर इसमें लैम्डा की वैल्यू की कमी है. इसके लिए दिया है, this is perpendicular to the plane x minus y plus z equals to 0. Okay, this is perpendicular, or this plane is perpendicular, this plane is perpendicular to the plane. कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0. ये दोनों प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है. दोनों प्लेन कैसे है, परपेंडिकुलर है. मान लो ये प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के नॉर्मल, इसका नॉर्मल ऐसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा, दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है. मतलब कि दोनों के नॉर्मल के बीच की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0. दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0. तो हम इसका नॉर्मल भी फाइंड आउट करेंगे और इसका नॉर्मल भी फाइंड आउट करेंगे. चलो, तो पहले ऊपर वाले अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन का नॉर्मल n1 बार, मैंने बताया था ना, ये जरूरत होती है x के कोएफिशिएंट, y के और z के कोएफिशिएंट की. क्लियर, हम n1 बार लिखेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा. और n2 बार क्या है, तो इसका नॉर्मल 1 माइनस 1 x y z के कोएफिशिएंट से नॉर्मल बनता है. नाउ n1 बार डॉट n2 बार इक्वल्स टू 0. क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है.
अगर परपेंडिकुलर है तो n1 और n2 भी परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। चलो दोनों की वैल्यू रख दो, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा डॉट n2 बार 1 - 1 1 = 0। जो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए आपको मिल जाएगा 1 + 2 लैम्डा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा = 0। सिंप्लीफाई करो, 1 - 1 0 और 1, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा = 0। Therefore 3 lambda equals to -1, lambda equals to -1/3। lambda की वैल्यू क्या आई? -1/3। जो भी lambda की वैल्यू आई वो, अब ध्यान रखो एक ही lambda यहाँ पे या तीन जगह पे, 4 जगह पे रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे। Therefore the required equation of plane is given by कैसे ले सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, मतलब मिल जाएगा x + y + z -1/3 into 2x + 3y + 4z - 5 = 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 3x + 3y + 3z -1, ये -1 मल्टीप्लाई कर दो, -2x - 3y - 4z + 5 = 0। और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, तो 3x - 2x क्या हो जाएगा? +x, 3x - 2x क्या हो जाएगा? +x, 3y - 3y 0, 3z - 4z -z और -1 + 5 + 4 = 0। This is, और स्टेटमेंट लिख दो, this is the required equation of plane। This is the required equation of plane। क्लियर? ये हो गया हमारा required equation of plane का इक्वेशन, x - z + 4 = 0। देखो बच्चों, हाँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा x - z -3 + 5 मतलब 2 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ पे इक्वेशन तो नहीं हो सकता, पर मैं थियरी लेता हूँ, छोटी वाली थियरी है। हमको ये तो पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट दिया है, अगर उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? तो ax1 + by1 + c1 मॉड्यूलस ऑफ ax1 + by1 + c1 डिवाइड बाय √a² + b²। हम उस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के लिए निकालते थे। वही चीज प्लेन में अप्लाई होगी, पर उसमें 2 वेरिएबल थे x और y। ओके, यहाँ पे 3 हो गए x, y और z। तो हम नई थियरी पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz में plus d equals to 0 लिख देता हूं, plus d equals to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे प्लेन के इक्वेशन का। तो कोई भी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और उस पॉइंट से हमको प्लेन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये है हमारा प्लेन जिसका इक्वेशन है पाई ax plus by plus cz plus d equals to 0। इसका इक्वेशन ax plus by plus cz plus d equals to 0।
ये है पॉइंट आउटसाइड पॉइंट ए x1 y1 z1 और यहाँ से परपेंडिकुलर में मान लेता हूँ ये P पॉइंट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है PM। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट P x1 y1 z1 है, ये हमारा प्लेन है। तो यहाँ से सीधी लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और इस प्लेन पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा इसका M पॉइंट और ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन होगा और फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन PM is given by the modulus of AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D1 divided by under root of A square plus B square plus C square। ये हो गया फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, पॉइंट दिया होगा x1 y1 z1 ले लेगा और जो भी इक्वेशन है हमारे प्लेन का उसमें x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z, जैसे हम लाइन में करते थे। लाइन में क्या था, यहाँ पे cz1 नहीं था, यहाँ पे c1 था और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक था, बराबर। तो यही चीज लाइन में से की थी और वही चीज हमने प्लेन में भी अप्लाई कर दी। मैंने बोला था कि जो भी आपने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन में पढ़ के रखा है वही लॉजिक प्लेन में भी यूज होंगे। सभी इक्वेशन देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, बराबर, सभी इक्वेशन यहाँ पे भी आ चुके हैं। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं फिर आगे जाते हैं। यहाँ तक देख लो। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 15। दो प्लेन के इंटरसेक्शन में, मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r bar dot I cap plus j cap plus k cap equals to 1 and r bar dot 2i cap plus 3j cap minus k cap plus 4 equals to 0। एंड ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा वो x एक्सिस से पैरेलल है। तो ये लॉजिक से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। x एक्सिस से पैरेलल है तो ये लॉजिक से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। और कौन से दो प्लेन दिए होते, ये दो गिवन प्लेन्स, पर हम ये दोनों प्लेन्स वेक्टर फॉर्म में दिए तो कन्वर्ट करके कार्टेशियन फॉर्म में ले लेंगे। ये दोनों प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। चलो पहले द गिवन प्लेन्स आर, मैं कार्टेशियन में ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ पाई 1 का इक्वेशन क्या होगा, तो ये 1 1 1 x y z से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस y प्लस z ये -1 इक्वल्स टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ये भी दूसरा प्लेन है पाई 2, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। The given planes are here in Cartesian form। हमने Cartesian फॉर्म में लिख दे, आप एक बार ऊपर वेक्टर फॉर्म में भी लिख देना फिर Cartesian फॉर्म में लिखना। एक बार ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए फिर Cartesian फॉर्म में लिखे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो अब क्या चाहिए हमको, the equation of required plane passing through the intersection of two given planes। The equation of required plane passing through, किसमें से पास होता है, passing through the intersection of, और line of intersection भी बोल सकते हैं, तो line of intersection of two given planes, intersection of two given planes is given by वो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 या a2x दूसरा प्लेन प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 which is equals to 0 here. क्लियर? तो ये दोनों प्लेन के इक्वेशन हमारे पास है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोनों के इक्वेशन याद रख लो, आपको मिल जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा into second plane 2x plus 3y minus z plus 4 equals to 0। ये हो गया हमारे प्लेन का इक्वेशन। इसमें लैम्डा है तो पहले मल्टीप्लाई करो लैम्डा को, फिर सिंप्लीफाई कीजिए। चलो तो ये हो जाएगा x plus y plus z minus 1 plus 2 lambda x plus 3 lambda y minus lambda z plus 4 equals to 0। x वाली टर्म्स में से x कॉमन, y वाली टर्म्स में से y कॉमन और z वाली टर्म्स में से z कॉमन। चलो तो इतना साथ में कर लेते हैं 1 plus 2 lambda into x। चलो यहाँ पे प्लस 1 plus 3 lambda into y प्लस 1 minus lambda into z, 1 minus lambda into z। ये 4 lambda है सभी बच्चों। ओके, चलो ये है -1 प्लस 4 lambda इक्वल्स टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी। अब क्या दिया हुआ है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो किससे पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है। ओके, द रिक्वायर्ड प्लेन is parallel to x axis। ओके, जो भी प्लेन है वो x एक्सिस से पैरेलल है। अब समझो बच्चों, x एक्सिस से पैरेलल इसका इक्वेशन मतलब क्या होगा। चलो मान लो हम x एक्सिस वैसे तो ये लेते हैं, y एक्सिस ये लेते हैं और z एक्सिस ये लेते हैं। चलो वही चीज आप एज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो। ये x एक्सिस है आपकी, मतलब x एक्सिस ऐसी है। ओके, चलो ये x एक्सिस आपका प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है, मतलब ये हो सकता है आपका प्लेन। इसमें से कोई एक प्लेन होगा, पर्टिकुलर एक ही प्लेन होगा ना कोई, तो ये प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है, बराबर। चलो ये प्लेन हो गया। अब सोचो बात, ये प्लेन x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये प्लेन x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। अब रही बात, मैंने थोड़ा रिवाइज करता हूं मैं आपको कि अगर कोई भी लाइन की बात में चले, जो लाइन और प्लेन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत नहीं है, कोई भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, हमारी जो दोनों टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस थी, कोई भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, ये x एक्सिस है, ये लाइन है जो x एक्सिस को पैरेलल है, तो हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में, y इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें x नहीं आता है, याद आया बच्चों, x नहीं आता है। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन के इक्वेशन क्या लिखते थे, x इक्वल्स टू a लिखते थे, y नहीं लिखते थे। अब इसका मतलब समझो, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू b, मतलब x नहीं है। इसका मतलब x का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0। अगर लाइन वर्टिकल है, मतलब कि y एक्सिस से पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू a लिखते हैं। इसमें y नहीं आता है, इसका मतलब कि y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा।
तो यही चीज यहाँ पे लॉजिक लगेगा। जो भी प्लेन हमारा है, रिक्वायर्ड प्लेन है, वो किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। मान लो यहाँ y एक्सिस होती तो y का कोएफिशिएंट 0 होता। मान लो यहाँ पे z एक्सिस होती तो z का कोएफिशिएंट 0 होता। समझ में आया? तो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस लिख सकते हैं, z एक्सिस भी लिख सकते हैं। याद रखो कोई भी प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, उसमें x वाली टर्म नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0। चलो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा। कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। ये वैल्यू रख दो हमारे इक्वेशन में। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by चलो क्या होगा? x plus y plus z minus 1 plus lambda की जगह पे -1/2 into 2x plus 3y minus z plus 4 equals to 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x plus 2y plus 2z minus 1 minus 2x minus 3y और माइनस माइनस प्लस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सिंपलीफाई करेंगे तो x तो x कैंसिल, मैंने बताया x वाली टर्म नहीं आएगी। 2y माइनस 3y माइनस y प्लस 2z मतलब प्लस 3z और ये माइनस 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 5 इक्वल्स टू 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेके लिख दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। This is the required equation of plane। ये हमारे प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। चलो क्लियर? समझ लो क्या लॉजिक था। ओके बच्चों, देखो बच्चों मैंने फिर से वही कर दिया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, या 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6। ध्यान रखो बच्चों, एक गलतियां मत कीजिए। आज 2 गलतियां हो गई मेरे से, कुछ नहीं कर सकते करेक्ट। चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें दिया हुआ है कि 4 पॉइंट दिए हुए एक साइड, दूसरी साइड 4 प्लेन दिए और प्लेन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन आपको निकालना है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप लिख दीजिए। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ, जगह कम है और कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। चलो तो ए और बी में करवा रहा हूँ, सी और डी आपको खुद से करना है। सी और डी आपको सेल्फ करने हैं, तो सी और डी मैं सेल्फ के लिए दे देता हूँ, हो जाएगा बहुत इजी। हमको पता है कि पॉइंट से किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पहले पॉइंट को x1 y1 z1 ले लो और जो भी प्लेन का इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये 3 राइट हैंड साइड पे था, मैंने -3 इक्वल्स टू 0 ले लिया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ax plus by plus cz plus d equals to 0 के फॉर्म में। ओके, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू the perpendicular distance from ax1 y1 मतलब from a point to the plane is given by जो भी इक्वेशन है लिख लो, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p मान लेते हैं ax1 plus by1 plus cz1 plus d1 upon under root a square plus b square plus c square। अगर आपको स्पीड में कैलकुलेशन करना है तो मैं कहता हूँ ऐसा कीजिए ax1 plus b1 जो भी इक्वेशन है उसमें x y z की जगह पे खाली रखिए, 3 blank minus 4 blank plus 12 blank minus 3 डिवाइड बाय
अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 140। मैंने क्या किया, जो भी प्लेन का इक्वेशन था वैसे मैंने लिख दिया, उसमें x y z की जगह पे ब्लैंक 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 छोड़ दिया, तो 3 ब्लैंक माइनस 4 ब्लैंक प्लस 12 ब्लैंक माइनस 3 इक्वल्स टू 0 स्पीड आती है यहाँ से। ओके, और फिर x1 y1 z1 पॉइंट रख, x1 y1 z1 पॉइंट रख तो 0 0 0 हो जाएगा आपका डिस्टेंस। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत इजी। इसका भी ऐसा ही होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, चलो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, perpendicular distance from a point to the plane is given by p। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो ax1 plus by1 plus cz1 पहले इक्वेशन रख दो, प्लस b इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना, इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 होगा पर यहाँ नहीं लिखना, बराबर। डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का समेशन होता है। अब वैल्यू कैसे रखनी है मैं बता देता हूँ। पहले जो भी इक्वेशन है उसको कोएफिशिएंट्स में x y z मत लिखिए, प्लस 2 ब्लैंक प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट माइनस प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 और 2 स्क्वायर प्लस 4। ओके, कैसे करेगा, जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखो 2 ब्लैंक माइनस 1 ब्लैंक प्लस 2 ब्लैंक प्लस 3 मॉड्यूलस में। ओके, और जो भी पॉइंट दिया पॉइंट रख दो, पॉइंट है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। आप ऐसा करोगे 2 फिर x1 की वैल्यू लिखने जाओगे 3, फिर -1 फिर एक y1 की लिख के जाओगे, फिर 2 फिर z1 की लिखने जाओगे, तो ज्यादा टाइम जाएगा और कई बार प्लस माइनस की गलती भी हो सकती है। तो पहले इक्वेशन लिख दो और जहां पे x y z है वहां पे ब्लैंक रख दो, फिर वैल्यू रख दो, सिंपलीफाई कीजिए। और ये आप सिंपलीफाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। C और D मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं, तो ये बहुत ही सिंपल था, ये कैलकुलेशन तो सबको आता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ही इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। 11.3 में ज्यादातर क्वेश्चन खत्म हो गए, ये एक या दो क्वेश्चन बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी तक याद रख के तो ध्यान रख के सॉल्यूशन कीजिए फटाफट।